साइज एंड मास ऑफ न्यूक्लियस स्टडी करेंगे हम। इसमें न्यूक्लियर स्पिन के बारे में देखेंगे और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। सिंबल, सबसे पहले हम न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सिंबल जो होता है एक एटॉमिक मास नंबर और चार्ज नंबर की मदद से जो हम ज़ाहिर करते हैं, एक्स ए जी। ए जो है वो हमारे पास, जेड हमारे पास एटॉमिक नंबर है जिसे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कहते हैं, और एन हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन नंबर है जिसे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए जो है वो हमारे पास मास नंबर है। एक्स जो है वो केमिकल एलिमेंट का हमारे पास सिंबल है। तो हमारे पास ईच न्यूक्लियर स्पीशीज विद अ गिवन जेड एंड ए इज कॉल्ड अ न्यूक्लियाइड। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है, वो 1 1, मतलब क्या है कि चार्ज नंबर भी एक है, यानी कि प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर, और जो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर है वो भी हमारे पास एक ही है। जी जो चार्ज नंबर है या जो एटॉमिक नंबर है वो केमिकल करेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट की रिप्रेजेंट करता है, और द डिपेंडेंस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन एन इज नेग्लिजिबल। एन जो है वो न्यूट्रॉन नंबर, यानी कि न्यूट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड नहीं करती केमिकल प्रॉपर्टीज, जस्ट जो है वो सर्टेन जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ही डिपेंड करती है, जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, और आइसोटॉप्स वगैरह। न्यूक्लियाई विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट अ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और अ डिफरेंट मास इज कॉल्ड आइसोटॉन्स, और न्यूक्लियाई विद सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। Rutherford concluded that a range of the nuclear force must be less than about 10 raised to power minus 14 मीटर। रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था जिससे सबसे पहले जो है न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था 1909 के अंदर। तब जो है वो हमारे पास उन्होंने ये कैलकुलेशन की और बताया कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 मीटर से स्मॉलर होना चाहिए। अज्यूम डैट न्यूक्लियाई आर स्फीयर ऑफ रेडियस आर, हम फर्ज कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास एक स्फीयर शेप में है और उसका रेडियस आर है। पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड अल्फाज स्कैटर व्हेन प्रोजेक्टेड क्लोज टू न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर फोर्स इज ऑफन कॉल्ड द शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसमें हमारे पास ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो अरेंज्ड हैं। प्रोटॉन का मास किलोग्राम में और एटॉमिक मास यूनिट में, और मास जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में भी दिया गया। यहाँ से हम ये अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि किसका मास ज़्यादा है, किसका मास सबसे कम है। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो सबसे ही ज़्यादा कम है। न्यूक्लियॉन नंबर ए also called the mass number is the total number of protons and neutrons in the nucleus. The nucleon mass is measured in atomic mass unit slightly less than the mass of proton. ठीक है, तो हमारे पास इसको एटॉमिक मास यूनिट में मेजर किया जाता है, और इसको हम कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा लेते हैं, जो कि हमारे पास 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर आता है, जो कि प्रोटॉन का मास है। ठीक है, तो अगर हम उसका साइज़ मालूम करना चाहते हैं तो साइज़ मालूम करने के लिए हमें किसी भी स्फीयर का रेडियस चाहिए। तो जो रेडियस होता है मेजर करने के लिए वो हमारे पास ये वाला रिलेशन है। आर नॉट जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। आर नॉट 1.2 × 10⁻15 मीटर है, यानी कि 1.2 फेम्टोमीटर। तो तमाम न्यूक्लियाई जो है वो तकरीबन सेम डेंसिटी रखते हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी कंसंट्रेशन है ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास यहाँ से ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है R/1/8⁻1/3 जो है वो हम इस एक्सिस पर ले रहे हैं, और 0.5 1.0 3.5
ये जो r ओवर a रेज़ टू पावर 1/3 ये हम इस y एक्सिस पर ले रहे हैं और डिस्टेंस जो है वो x एक्सिस पर ले रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम फासला है वो हमारे पास 1.2 का 1 रेज़ टू पावर 1/3 फेमटोमीटर है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। अगर हमारे पास आ जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो हमारे पास किसी भी न्यूक्लियस की ये वो वाली एनर्जी होती है जो हमें रिक्वायर होती है उस न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स में सेपरेट करने के लिए। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज द डिफरेंस इन मास एनर्जी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हम यानी कि एक्सपेरिमेंटली जो मेजर करते हैं एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, वो एनर्जी हमेशा जो है कम होती है उस एनर्जी से जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जो एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं, उस एनर्जी से कम एनर्जी होती है जो होल न्यूक्लियस की होती है या उसको ब्रेक करने के लिए जो चाहिए होती है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी जिसे भी हम कहते हैं, वो हमेशा कम होती है। और इस फ़र्क को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी। जो बाइंडिंग एनर्जी क्वांटिटी ई पर सी स्क्वायर इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास मास डिफेक्ट बन जाता है, ठीक है, डेल एम बाइंडिंग एनर्जी पर सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम मास डिफेक्ट और टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक निकल एलिमेंट का हमने मालूम करना है। 28 उसके अंदर प्रोटॉन है और 62 उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स है, विच हैव द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ऑल न्यूक्लियाइड्स। तो निकल जो है वो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी रखते हैं। द न्यूट्रल एटॉमिक मास इज 61.928349, यानी कि ये जो है वो एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया उसका मास है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया मास है और मास डिफेक्ट इज देन ये हम मेजर करते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास ये वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन है, ये हमारे पास न्यूट्रॉन की कंसंट्रेशन है, और ये हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे एम पी को, देन 34 से मल्टीप्लाई करेंगे एम एन को, जो हमारे पास मास आएगा एम पी का और एम एन का मल्टीप्लिकेशन के बाद उनको ऐड करेंगे और उसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग में ये बच जाता है, ये मास डिफेक्ट है। और बाइंडिंग एनर्जी मालूम करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से, तो हमारे पास जो एटॉमिक मास यूनिट है वो किसमें बदल जाएगा, एनर्जी के अंदर। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो हमारे पास ये जो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो न्यूक्लियस जो है वो कितना स्टेबल है। जितनी हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखें कि जो हाइड्रोजन है वो लीस्ट स्टेबल है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास हीलियम जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, लिथियम उससे कम स्टेबल है। देन हमारे पास कार्बन ज़्यादा स्टेबल है और नाइट्रोजन लेस स्टेबल है। ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, 16 ज़्यादा स्टेबल और इस ऑक्सीजन 18 कम स्टेबल है। सल्फ़र 32 ज़्यादा स्टेबल है। आयरन जो है वो लीस्ट स्टेबल है निकल के साथ। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम आसानी से बता सकते हैं कि जो कम स्टेबल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। जब वो ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं तो देन डेफिनेटली वो इसकी जानब आना चाहेंगे, मतलब स्टेबिलिटी की जानब आना चाहेंगे। अब स्टेबिलिटी जो है वो आयरन की ज़्यादा है, और इधर से देखें तो यूरेनियम जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी एटम है, वो भी अनस्टेबल है।
तो वो भी स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, और स्टेबिलिटी गेन किसकी करना चाहेगा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और सबसे ज़्यादा स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा, क्योंकि हैवी है तो वो आयरन से बहुत बड़ा है, तो आयरन में कन्वर्ट होने के लिए उसे टूटना पड़ेगा, ब्रेकिंग होगी। तो इसलिए जो है ये हमें, जब एक न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होता है तो वो क्या कहलाता है, फिशन रिएक्शन देता है। इस तरीके से आयरन जो है हमारे पास बड़ा है वो मुकाबले में हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो अब अगर ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं आयरन की, तो डेफिनेटली इन्हें आपस में कंबाइन होना पड़ेगा, ताकि उनका जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो आयरन के साइज़ के नियर हो जाए। ठीक है, तो इस रिएक्शन को फिर हम क्या कह देते हैं, फ्यूजन रिएक्शन। द रीजन ऑफ ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी कॉरस्पॉन्ड टू मास नंबर 50 to 80। बाइंडिंग एनर्जी कर्व ड्रॉप्स एट बोथ हाई एंड लो नंबर्स। ये 50 से अबव 80 तक जो है वो ज़्यादा स्टेबल एटम्स हैं, जैसे 50 से बिलो आते हैं लेस स्टेबल हो जाते हैं, 80 से अबव जाते हैं लेस स्टेबल हो जाते हैं। तो वो क्या चाहेंगे, स्टेबिलिटी चाहेंगे। ठीक है, dropping of binding energy curve at high mass number means nucleons are more tightly bound when they are assembled into two middle mass nuclei rather than into single high mass nucleus। और जो हमारे पास फिशन रिएक्शन कहलाता है इसे, ठीक है, जो हाई मास नंबर वाले न्यूक्लियस होते हैं वो ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते। When they are assembled into two middle mass, जब वो दो मिडल मैस में टूट जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, बट रेदर देन इनटू सिंगल हाई मैस न्यूक्लियस। और इसका मतलब क्या है कि जो हाई मैस नंबर वाले एटम्स हैं वो फिशन रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। इस तरीके से ड्रॉपिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व एट लो मैस नंबर मीन्स एनर्जी विल बी रिलीज्ड इफ टू न्यूक्लियाई ऑफ स्मॉल मैस नंबर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल मिडल मैस न्यूक्लियस। मतलब जो स्मॉलर मैस नंबर वाले न्यूक्लियस हैं वो लीस्ट लेस स्टेबल हैं, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। और इसको हम क्या कहते हैं, प्रेफर करते हैं।